अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोनोसेकेराइड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स की इंट्रोडक्शन पर और उसकी सारी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। तो आज हमारा जो है उन क्लासिफिकेशंस के ऊपर जो हमने पर्टिकुलर्स क्लासेस डिस्कस की थी उनको हमने डिटेल वाइज डिस्कस करना है। मोनोसेकेराइड्स हमारे पास जो हैं ये सिंपल शुगर्स हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। ये अगर सिंपल शुगर्स हैं तो फिर ये इजीली सोलूबल हैं, इनकी सोलबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वंस, और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन भी इसकी नहीं होती है क्योंकि ये एज आ स्मॉलेस्ट यूनिट जो है शुगर के काम कर रहे होते हैं और इन्हीं के आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स शुगर का मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है, तो ये मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकते हैं। आज हमने इसकी भी फॉर्म्स डिस्कस करनी है जो कि हमने देखा था कि कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 की रेंज में, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कार्बन एटम्स की रेंज देखी थी कि मोनोसेकेराइड्स हमारे पास इस कार्बन की रेंज में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7। इनके डिफरेंट नेम्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है, उनकी फार्मूलाज को, उनकी फॉर्म्स को और रोल को। तो फॉर्म्स की अगर हम पहले बात करें तो ट्रायोसिस हमारे पास है जो 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है या शुगर है, इसे हम सिंपलेस्ट वे में शुगर कहेंगे, कॉमन नेम। फिर हमारे पास टेट्रोसिस है, इसी की रेंज में हम बात कर रहे हैं जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग सिंपल शुगर है या 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड। पेंटोसिस हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड है। हेक्सोसिस हमारे पास 6 कार्बन कंटेनिंग सिंपल शुगर है और हेप्टोसिस 7 कार्बन कंटेनिंग सिंपल शुगर और से मोनोसेकेराइड है। तो ये हमारे पास नेम्स हैं जो कि हमने इसी सीक्वेंस के साथ याद रखने हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7। इनके फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका क्या है कि हमें पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सिंपल शुगर्स, और ये हमारे पास हर शुगर के अंदर जो कार्बन नंबर 3 से 7 की रेंज में प्रेजेंट है उसमें यही रहेंगे, कोई और एटम इसमें मौजूद नहीं है सिवाय कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो हमने इनका जनरल फार्मूला जो पढ़ा था उसमें भी हमारे पास CH2O और होल हमने N कंसीडर कर लिया था। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किस तरह से बना। हमें पता है ट्रायोसिस में 3 कार्बन्स होती हैं, इनके नाम से पता है। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6 एंड हेप्टा मीन्स 7। इनसे हम ये कार्बन एटम्स के नंबर जो हैं उनको तो कंसीडर कर सकते हैं। ऑक्सीजन एटम्स में आपने देखना है कि हर शुगर में कार्बन एटम्स जितने हैं उतने ही हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर भी टेट्रोसिस में भी पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस में भी सेम है, बस हाइड्रोजन नंबर का फ़र्क है। तो इसको हमने किस तरह याद रखना है कि कार्बन एटम्स हमारे पास जितने होंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 हैं, उसे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। 3 2s are 6, देन हाइड्रोजन एटम्स आर 6। 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 2s are 8, 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 5 2s are 10, 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें 12, और इसी तरह सो ऑन। अब हम इनकी फॉर्म्स की बात करें कि हमारे पास जो सिंपल शुगर्स की जो हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं इनमें भी मज़ीद हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास है इनकी एल्डो फॉर्म्स और एक कीटो फॉर्म्स। एल्डो और कीटो फॉर्म्स क्या हैं? अगर हम ट्रायोसिस की एल्डो और कीटो फॉर्म्स की बात करें तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स का हमें पता है वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे से स्ट्रक्चरली सेम हो और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट हो। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की हमारे पास एग्जांपल है। एल्डो और कीटो फॉर्म एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैं। इसे हम कॉमनली इस फिनोमिना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं कि एल्डो और कीटो फॉर्म हमारे पास जो प्रेजेंट है इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से वेरी करता है जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है।
इसकी हम एग्जांपल मोनोसेकेराइड्स की नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ इनकी फॉर्म्स और इनकी इन टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ डिस्कस करना है। तो एल्डो कीटो फॉर्म में हमारे पास जो ट्रायोसिस की हैं उसमें एल्डो फॉर्म जो है ट्रायोसिस की ग्लिसरल्डिहाइड है, जिसमें हमारे पास कार्बन नंबर सेम रहेंगे। कार्बन नंबर हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड में भी 3 है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि कीटो फॉर्म है हमारे पास ट्रायोसिस की, वहाँ पर भी कार्बन नंबर 3 ही प्रेजेंट हैं। फ़र्क कहाँ आ रहा है इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में, और स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे हमारे पास वेरी कर रहा है, क्योंकि एल्डो फॉर्म में कार्बन नंबर 1 के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, और कीटो फॉर्म में हमें पता है कार्बन नंबर 2 पे हमेशा कीटो फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चरली आपस में ये वेरी करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है। इन दोनों का रोल हमारे पास फोटोसिंथेसिस में है, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को हमने डिस्कस किया था जब हमने साइकिल्स जो हैं वो हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में, तब हमने इन दोनों टर्म्स को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रोसिस 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर। इसके अगर एल्डो फॉर्म को देखें तो एरिथ्रोस है और कीटो फॉर्म है एरिथ्रूलोस, और इन दोनों का काम भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस में है। नेक्स्ट है पेंटोसिस। पेंटोसिस हमारे पास इसकी एल्डो फॉर्म राइबोस है और राइबुलोज इसकी कीटो फॉर्म है। राइबोस और राइबुलोज आप इन टर्म से फेमिलियर हैं। राइबोस शुगर हमने देखा था 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर थी, जो कि हमारे पास डीएनए आरएनए की हमने कॉम्पोजिशन में डिस्कस की थी। हमने न्यूक्लियोटाइड जो एज अ मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और आरएनए में, तो उसमें उस न्यूक्लियोटाइड की जो हमने सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन देखी थी, जिससे हम एक न्यूक्लियोटाइड कंसीडर करते हैं, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप था, एक राइबोस शुगर थी, और साथ ही साथ हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास डीएनए और आरएनए के केस में प्रेजेंट थी। हमारे पास डीएनए के केस में डीहाइड्रोक्सी राइबोस था, जिसमें राइबोस के पास एक हाइड्रोजन कम होता है, डेफिशिएंट होता है, और आरएनए के केस में पूरा राइबोस प्रेजेंट था न्यूक्लियोटाइड की कॉम्पोजिशन में। तो ये हमारे पास वो राइबोस शुगर है जिसको हमने डीएनए और आरएनए के टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। और हमें ये भी यहाँ से पता लगा कि डीएनए और आरएनए में जो प्रेजेंट राइबोस शुगर है वो हमारे पास पेंटोसिस के साथ साथ पेंटोसिस की एल्डो फॉर्म है। नेक्स्ट है हेक्सोसिस। हमारे पास हेक्सोसिस सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमनली जो है वो अकरिंग शुगर्स हैं, जबकि टेट्रोसिस हमारे पास रेयर इन नेचर है। 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में ग्लूकोज हमारे पास एल्डो फॉर्म है हेक्सोसिस की। ये पूछा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन फॉर्म है हमारे पास केमिकल एनर्जी की, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हमने देखी थी एज अ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हम इसको देखते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है जो कि हम जिससे एटीपी भी हमारे पास सिंथेसाइज किया जाता है। तो इसकी हमारे पास हेक्सोसिस की एल्डो फॉर्म है ग्लूकोज और कीटो फॉर्म है फ्रुक्टोज। हमारे पास ये दोनों हमारे पास जो फॉर्म्स हैं हेक्सोसिस की, ये एज ए एनर्जी भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है दीज आर द केमिकल एनर्जी, और मोनोमर्स के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हमारे पास मोनोमर्स के तौर पे काम करता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन बनाता है, ये आपने डिस्कस किया हुआ है। और एनिमल जो हमारे पास स्टार्च है वो ग्लूकोज ही है। अगर हम बात करें हेप्टोसिस की, जो कि 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, तो उसकी एल्डो फॉर्म देखें तो ग्लूकोहेप्टोस है, जबकि कीटो फॉर्म है सीडोहेप्टुलोस। ये दोनों भी हमारे पास अगर रोल की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास मोनोसेकेराइड्स की तमाम फॉर्म्स थी जो कि इन कार्बन की रेंज में प्रेजेंट थी। इनके फार्मूलाज हमने देखे कि किस तरह से हमने इनको मेमोराइज करना है। एल्डो और कीटो फॉर्म को आपने इसी तरह टेबुलर फॉर्म में मैंने इसलिए यहाँ पर ड्रॉ किया है ताकि आप इस चीज़ को रिमाइंड कर सकें और अपने जो हैं वो क्वेश्चंस जो पूछे जाएँ उन तक आसानी से आंसर तक विद इन अ शॉर्ट टाइम पहुँच जाएँ। और इनके रोल्स को भी आपने याद रखना है। ये तमाम टर्म्स हम अपने बायो के डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं, जो कि आज हमने एक ही लेक्चर में डिस्कस किए। कल हम देखेंगे कि मोनोसेकेराइड्स में प्रेजेंट की जो फॉर्म्स हैं ये इनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से, यानी कि कुछ रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने देखना है। स्टीरियो आइसोमर्स को देखना है जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जिसे हम मिरर आइसोमर्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।